चलिए आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसी कहानी जानते हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। अच्छा, एक सवाल है। एक तरफ चीन, जहां 200 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल कंपनियां हैं, और दूसरी तरफ भारत, जहां गिनी चुनी 6-7 कंपनियां। तो बताइए, ग्लोबल मार्केट का बादशाह कौन होगा? जवाब तो बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी कुछ और ही है। ये नंबर देखिए, 0। ये है दुनिया की टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनियों में चीनी कंपनियों की संख्या, एक भी नहीं। और अब ये नंबर देखिए, 4। जी हाँ, उसी टॉप 10 की लिस्ट में 4 भारतीय कंपनियां हैं। 4। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब 200 कंपनियों के सामने सिर्फ 6 कंपनियां, और फिर भी जीत भारत की। ये तो बड़ी अजीब पहेली है। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ भारत के अपने बड़े मार्केट की वजह से है। बिल्कुल नहीं। बजाज जैसी कंपनी का ही उदाहरण ले लीजिए। उनकी जो कुल कमाई है ना, उसमें से आधी मतलब 50% 70 से भी ज्यादा देशों में अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करने से आती है। तो फिर उनकी इस ग्लोबल सक्सेस का सीक्रेट क्या है? मजेदार बात यह है कि इसका राज उनके अपने घर यानी भारत में ही छिपा है। जरा सोचिए, भारत में एक बाइक को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। यहाँ की खराब सड़कें, अलग अलग मौसम, पेट्रोल के बढ़ते दाम, और ऊपर से बाइक का इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए नहीं, बल्कि सामान ढोने के लिए भी होता है। तो जो कंपनी इन सब मुश्किलों के लिए एक मजबूत, किफ़ायती और दमदार माइलेज वाली बाइक बना लेती है, वो तो समझिए दुनिया के किसी भी डेवलपिंग देश के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना रही है। अब इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अफ्रीका, जहां असली लड़ाई लड़ी गई और जीती भी गई। 2000 के दशक की शुरुआत में अफ्रीका की सड़कों पर चीनी बाइक्स का बोलबाला था। लगभग 200 अलग-अलग ब्रांड्स, और उनका सबसे बड़ा हथियार था सस्ता दाम। लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। अफ्रीका के बाजार को समझने के लिए बोडा बोडा को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बाइक टैक्सी नहीं है, ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, लोगों के रोजगार का जरिया है। यहीं पर भारतीय ब्रांड्स ने अपना दांव खेला। उन्होंने सबसे सस्ता होने की रेस में हिस्सा ही नहीं लिया, उन्होंने सबसे स्मार्ट ऑप्शन दिया। एक ऐसी बाइक जो मजबूत थी, जिसकी सर्विस आसानी से मिल जाती थी, और जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी थी। मतलब क्वालिटी जापानी और दाम किफ़ायती। और नतीजा ये हुआ कि लगभग 160 चीनी कंपनियों को अफ्रीका से अपना बिजनेस बंद करके जाना पड़ा। एक तरह से भारतीय बाइक्स ने उन्हें मार्केट से ही बाहर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं है। इस पूरी सफलता के पीछे असली हीरो तो वो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने ये बेहतरीन मशीनें बनाई। पर एक दिक्कत थी, उस समय भारत में आईटी का बूम था। हर टैलेंटेड इंजीनियर सॉफ्टवेयर और कोडिंग की दुनिया में जाना चाहता था। तो ऐसे में वर्ल्ड क्लास बाइक बनाने का जुनून रखने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स कहाँ से मिलते? ये एक बड़ा सवाल था। बजाज ऑटो के उस समय के एचआर हेड श्रीनिवास कंथेती की ये बात पूरी कहानी बता देती है। टॉप कॉलेजों से पढ़े मैकेनिकल इंजीनियर भी बाइक बनाने की जगह कोड लिखना चाहते थे। ये सिर्फ एक हायरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक कल्चरल बदलाव था। तो इसका हल क्या निकाला गया? लीक से हटकर सोचना पड़ा। बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों ने सिर्फ डिग्री और ग्रेड्स नहीं देखे, उन्होंने जुनून देखा। उन्होंने छोटे शहरों और रीजनल कॉलेजों में ऐसे टैलेंट को ढूंढा जिनकी आंखों में कुछ बनाने की, कुछ खड़ा करने की चमक थी, और यही उनकी असली ताकत बनी। तो टू व्हीलर की ये जो जीत है, ये भारत की मैन्युफैक्चरिंग की कहानी के लिए आखिर क्या मायने रखती है? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, भारत के टू व्हीलर मार्केट पर 80% कब्जा भारतीय ब्रांड्स का है। लेकिन जब बात कार मार्केट की आती है, तो वहाँ 80% हिस्सा सुजुकी और हुंडई जैसी विदेशी कंपनियों का है। ऐसा क्यों है? सबक बिल्कुल साफ है। अगर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन से मुकाबला करना है, तो उसे टू व्हीलर वाली कामयाबी को दूसरे सेक्टर्स में भी दोहराना होगा। ये कहानी इस बात का सबूत है कि भारत में वो काबिलियत है, बस चीज़ों को बनाने पर फोकस करने की ज़रूरत है, सिर्फ कोडिंग पर नहीं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर भारत की इंजीनियरिंग और स्ट्रैटेजी मोटरसाइकिल की रेस में 200 चीनी कंपनियों को हरा सकती है, तो सोचिए अगली कौन सी मैन्युफैक्चरिंग रेस है जिसे भारत जीत सकता है।